जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लेट्स टेक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर दोस्तों ये हमारी टॉप एजुकेटर टीम है। अनअकैडमी के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर कराने का मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। जहां दोस्तों यदि अभी तक आपने इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही आप इसे इंस्टॉल कर लें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का, जल्दी से आकर जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको कैटेगरी आइकॉन में सिलेक्ट करना है एमपी, पीएससी एंड व्यापम। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप एमपीपीएससी और व्यापम ही सिलेक्ट करें, क्योंकि एमपीएससी दोस्तों ये महाराष्ट्र पीएससी है, जबकि एमपीपीएससी हमारी एमपीपीएससी है। दोस्तों एक होती है स्पेशल क्लास जो बिल्कुल फ्री होती है, और एक होती है प्लस क्लास जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है? पहली बात तो ये कि आप घर बैठे दोस्तों आप एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी। साथ ही साथ एमपीएसआई, लेबर इंस्पेक्टर, एमपी पुलिस, जेल पैरी जैसे एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से आप 50+ एजुकेटर्स के क्या जो देखिए लगभग हमारे एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, आप उनके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की एक मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी जो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में होगी। करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसका नाम है वर्चस्व। साथ ही साथ दोस्तों आप T20 क्विज के माध्यम से पेपर एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं। वर्चस्व मैगजीन आपको मिलेगी और आपको कोई भी अदर इसके अलावा फीस नहीं देनी है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद, कैटेगरी आइकॉन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मुझे वैशाली दुबे के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे आपदा प्रबंधन वाले लेक्चर, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी के लेक्चर एंड 1000+ एमसीक्यूज के लेक्चर, गांधीवादी युग की क्लासेस है ना, हिंदी आंसर राइटिंग की क्लासेस, दिल्ली सल्तनत की क्लासेस, ये आपको मेरी सभी क्लासेस मिल जाएंगी। कोड याद रखिए, वैशाली 10 मॉर्निंग में सुबह 8 बजे कला और संस्कृति की क्लास हो रही है। और कल से देखिए ये जो लेक्चर है चूंकि वो रिकॉर्डेड है, लेकिन कल से दोस्तों लाइव क्लासेस होगी आपकी। कल से देखिए अभी दीपावली के कारण अभी 2 दिन जो है वो रिकॉर्डेड सेशन है, बाकी आपकी कल से लाइव क्लासेस होंगी। 8 बजे हम कला और संस्कृति, 10 बजे हम टेक्नोलॉजी और 4 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास होगी। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फीस है दोस्तों 7,920 रुपए, ये 10% डिस्काउंट के बाद है। और 2 साल की सब्सक्रिप्शन फीस है 12,800, लेकिन 10% डिस्काउंट के बाद ये 11,520 रुपए है जब आप कोड यूज करेंगे वैशाली 10। इसको जरूर याद रखें। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8989920864 पर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड याद रखें VAISHALI10 वैशाली 10। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एमपी को कवर करते हुए। एमपीपीएससी में जैसा क्वेश्चन आते हैं एमपी के बहुत सारे क्वेश्चन इससे कवर होंगे आपके। मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से आंसर करें, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बिल्कुल आंसर दूंगी। मध्य प्रदेश में दोस्तों 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, आप जानते होंगे, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया भी है कि काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, है ना। ये सभी मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां हैं जो 5 प्रकार की होती हैं। कि हम बात करें पश्चिमी भाग की अर्थात मालवा में, तो मालवा में काली मिट्टी। उत्तर पश्चिमी भाग की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी। या दोस्तों हम दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मिश्रित लाल मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना। कि इस साइड जलोढ़ मिट्टी, इस साइड काली मिट्टी, इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पर बालाघाट साइड लेटेराइट मिट्टी, यहाँ पर बात करते हैं तो लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या काली मिट्टी? किस, देखिए आपको बताना है किस सॉइल को, देखिए कि कपास की मृदा के नाम से, किस मिट्टी को कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर करें, कपास की मृदा के नाम से, कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ये सभी जानते होंगे क्योंकि कपास का उत्पादन इस मिट्टी में ही होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, काली मिट्टी।
काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को दोस्तों कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो सुनहरे जिले हैं, खंडवा और खरगोन, ये सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मिट्टी का जो रंग काला, ये किस कारण से होता है? नाइट्रोजन और चूने की उपस्थिति के कारण, फास्फोरस और चूने की उपस्थिति के कारण, लोहा एवं चूने की उपस्थिति के कारण, या एल्यूमिनियम एवं चूने की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? दोस्तों यदि हम बात करते हैं काली मिट्टी का काला रंग, तो बिल्कुल सही है। काली मिट्टी का जो काला रंग है, ये लोहे एवं चूने की उपस्थिति के कारण होता है। क्योंकि दोस्तों लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण इसका रंग काला होता है। ये बेसाल्ट चट्टानों में ऋतुचरण होने के बाद लोहे के जो कणों का ऑक्सीकरण होता है, इसी कारण इसका कलर जो है वो काला और लाल होता है। ये आपको याद रखना है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? कैसी होती है काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या इनमें से कोई नहीं? देखिए यदि आपने अभी तक पॉलिटी के और ज्योग्राफी के लेक्चर नहीं देखे हैं, ये मैंने एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से, प्री और मेंस के हिसाब से कवर कराए हैं, तो इन लेक्चर्स को आप जरूर देख लें। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति की होती है। क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.5 से 8.56 तक होती है। और यहाँ पर देखिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पदार्थों का अभाव होता है, जबकि चूना, एल्यूमिनियम, पोटाश एवं लोहे की अधिकता होती है। याद रखेंगे काली मिट्टी का काला रंग लोहे की ऑक्सीकरण के कारण होता है। ये क्षारीय प्रकृति की है, जो मध्य प्रदेश के मालवा में मिलती है। मालवा साइड मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान हेतु केंद्र सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई थी? देखिए यहाँ पर बीहड़ की समस्या के निदान हेतु केंद्र सरकार ने जैसे ही देखा कि भैया जो चंबल नदी है और मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रांत क्षेत्र है, यहाँ पर काफी मृदा अपरदन और बीहड़ की समस्या से ग्रसित है। इस कारण मध्य प्रदेश सरकार की इसी समस्या को निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1971 में एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे देखिए कि बीहड़ सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। और 2018 में भारत सरकार के द्वारा चंबल क्षेत्र को ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, या काली मिट्टी का? यदि आपको याद हो तो यही बैतूल जिला, ये भैंसदेही पठार आपको पता ही होगा, है ना। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें किस मिट्टी का विस्तार है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है बैतूल जिले के भैंसदेही पठार के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर कुकरू गांव है, और कुकरू गांव में ही लगभग देखिए 110 हेक्टेयर भूमि पर कॉफी का उत्पादन हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉफी का उत्पादन है वो दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक में होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये भी आता है कि कॉफी की खेती कहाँ होती है, तो बैतूल में। और कॉफी उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो एक ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड को प्रदान किया है। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट विल्फोर्ड के ही प्रयासों से ही यहाँ पर कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है मध्य प्रदेश के बैतूल के भैंसदेही पठार के अंतर्गत। जल्दी से आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ये रहे आपके सामने ऑप्शन, आंसर दें। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल काली मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी, किस किस नाम से इन्हें जाना जाता है? इनके उपनाम क्या है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर दें, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही, जिसने ये देख लिया कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, वो आंसर बिल्कुल सही दे देगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि काली मिट्टी को
काली मिट्टी को दोस्तों, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी। तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, पहले ऑप्शन से पता चल जाता है कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से, जबकि जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से, लाल काली मिट्टी को लाल रेतीली मिट्टी के नाम से, और लेटेराइट मिट्टी को लाल बालुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की जो वेटलैंड है अर्थात उत्खनित भूमि है, ये किसका परिणाम है? अवनालिका अपर्दन का, पवन अपर्दन का, अतिचारण का, या वायु अपर्दन? दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि जो वेटलैंड भूमि है ये चंबल घाटी, मैंने कई बार इसको बताया कि चंबल घाटी वाला जो क्षेत्र है, और इसी कारण दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े बीहड़ों का, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो चुका है। डाकुओं की शरण स्थली के नाम से इसे जाना जाता है। और ये परिणाम किसका है? तो अवनालिका अपर्दन का। याद रखेंगे, अवनालिका अपर्दन मतलब मिट्टी में क्या होता है कि कई नालियां बन जाती हैं और यहाँ पर मिट्टी का नीचे ही नीचे क्या होता जाता है? क्षरण होता जाता है। एक नीचे ही नीचे मिट्टी का क्या होता जाता है? क्षरण होता जाता है। और ये चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन की समस्या मध्य प्रांत में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मध्यम और उथली काली मिट्टी का विस्तार। अभी तो कुछ क्वेश्चन ही है मिट्टी के, उसके बाद एमपी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, एमपी पॉलिटी के भी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मध्यम और उथली काली मिट्टी का विस्तार मालवा के अतिरिक्त किस भाग में पाया जाता है? मध्यम और उथली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार और कहाँ है? निमाड़ में, विंध्य क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में? आईएमपी क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा के अलावा मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में भी मध्यम एवं उथली काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण बुंदेलखंडी क्षेत्र, हम जानते हैं बुंदेलखंड है ना, तो जो दक्षिणी बुंदेलखंड है यहाँ जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में? दोस्तों यहाँ पर देखें, यदि आप दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो ये नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिणी बुंदेलखंडी क्षेत्र में भी, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। और यही कारण है कि चाहे आप होशंगाबाद की बात कर लें, है ना, या आप तिलहन की बात कर लें, तो पन्ना क्षेत्र की बात कर लें, चना की बात कर लें, कटनी वाले क्षेत्र की बात करें, ज्वार है ना, तो ये जो क्षेत्र है कि छतरपुर और टीकमगढ़ या हमारे बालाघाट और छिंदवाड़ा इस साइड भी ज्वार होता है, मोटे अनाज होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, हमारा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था आज का, वो यही था। मध्य प्रदेश में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि उत्तरी भाग में बुंदेलखंड नीज और चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ ही क्या करते हैं? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार करते हैं। मध्य प्रदेश का जो भिंड, मुरैना, शिवपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 3.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का कितना है? 7.57%। अभी मैं फिर से कह रही हूँ, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश नदी घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश में मिट्टी, वर्षा, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कवर कराए हैं, आप वहां पर जाकर लेक्चर देख सकते हैं। वैशाली दुबे पीडीएफ से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कि कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का निर्माण करती है ऊपरी परत को हटा देता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2015 की 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक प्रकार का ऐसा कौन सा कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का निर्माण करती है ऊपरी परत को क्या कर देता है? हटा देता है, ऊपरी परत का क्षरण करता जाता है, फिर नई ऊपरी परत आई, फिर उसको क्षरित कर दिया। दोस्तों यहाँ पर नाली कटाव आंसर देखिए, यहाँ पर यदि बात करती है नाली कटाव की तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही, नाली कटाव। देखिए
कि यही नाली कटाव जो है जलोढ़ मिट्टी का अपरदन करती है। चंबल नदी और उसकी सहायक नदी गहरी नालियों में अवनालिका अपरदन करती हैं और इसी अवनालिका अपरदन को ही दोस्तों नाली अपरदन के नाम से जाना जाता है। तो ये या मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी का अपरदन करती है, ठीक है, नाली कटाव के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को स्याला, यूनाला, चौमासा या शिवाला। दोस्तों मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? भैया चौमासा तो वर्षा को कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब बचा स्याला, यूनाला और शिवाला। दोस्तों मध्य प्रदेश में यदि बात करते हैं शीत ऋतु की तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को श्याला के नाम से जाना जाता है, गर्मी को यूनाला और वर्षा को चौमासा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश के किस जिले को, मध्य प्रदेश के किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? दमोह, सतना, सागर या सीधी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? देखिए हम देख लेते हैं कि ये आखिरकार क्लाइमेट जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। दोस्तों 2007 और 2008 में ही मध्य प्रदेश में स्टेट मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ पर्यावरण विभाग, एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जिन्हें क्लाइमेट स्मार्ट चेंज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है कि यहाँ के देखिए यहाँ के ही गांवों को क्या बनाया जाएगा, एक स्मार्ट सिटी के रूप में या स्मार्ट विलेज के रूप में आपूर्ति होगी, विद्युत की भी सुविधा होगी, है ना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे ये लोग। तो ये देखिए कि सतना, सीहोर और राजगढ़, तो इसका आंसर क्या आएगा? सतना, क्योंकि ऑप्शन में क्या था? सतना। सतना, सीहोर और राजगढ़, इन 3 जिलों के गांवों को ही शामिल किया गया है क्लाइमेट चेंज स्मार्ट विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो डोंगला में एक वेधशाला का निर्माण किया गया है, तो ये वेधशाला किस खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है? याद रखेंगे उज्जैन के डोंगला में, उज्जैन जिले के डोंगला में एक वेधशाला का निर्माण किया गया है। और एक ये जो वेधशाला है दोस्तों, ये आचार्य बारह मेहर के नाम पर इसका नाम देखिए ये दिया हुआ है। डेट याद रख सकते हैं, 12 जून 2013 को उज्जैन के महिदपुर तहसील के अंतर्गत डोंगला गांव है, जहां पर प्रदेश की अत्याधुनिक वेधशाला जो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, जो बारह मेहर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन जिले में जंतर मंतर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है? देखिए हम बात करते हैं 5 जंतर मंतर है और मैंने अपने लेक्चर में कई बार इसको बताया कि पहला जंतर मंतर दोस्तों दिल्ली में वर्ष 1725 में, और जबकि हम बात करते हैं उज्जैन का जंतर मंतर, तो उज्जैन का जंतर मंतर वर्ष 1733-1734 में सवाई राजा जयसिंह ने ही इन जंतर मंतर का निर्माण कराया। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि वर्ष 1733 में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में? टोटल 35 क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 35 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करें कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में, बंगाल की खाड़ी और समुद्र तट से दूरी होने के कारण जो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर दोस्तों क्या होती है? वर्षा ऋतु में कम वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आर्द्रता जो है वो कम हो जाती है तापमान बढ़ने के कारण, है ना। मुंबई शाखा की पहाड़ी क्षेत्र में जो है यहाँ पर प्रभाव होने के कारण, तापमान बढ़ने के कारण, आर्द्रता कम होने के कारण, समुद्र तट से दूरी होने के कारण, बंगाल की खाड़ी से भी दूरी होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। शीत ऋतु का प्रारंभ कब से होता है? जो अभी प्रारंभ हो चुकी है, मध्य अक्टूबर से, मध्य नवंबर से, मध्य जनवरी से या मध्य दिसंबर से? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का प्रारंभ कब से होता है?
जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही। देखिए अक्टूबर, अभी आपको पता ही होगा, थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास जो है वो होने लगा है। मध्य अक्टूबर से दोस्तों प्रारंभ होता है। शीत ऋतु का जो प्रारंभ है वो मध्य अक्टूबर से होता है और मध्य मार्च, देखिए मध्य मार्च तक इसका प्रभाव देखने को रहता है। ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो ठंड है वो जनवरी माह में पड़ती है, जहां पर औसत तापमान कितना 22 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु के अंतर्गत जो औसतन तापमान है शीत ऋतु में वो कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस। जबकि राज्य का औसत तापमान की बात करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से अधिक गर्मी पड़ती है। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में एक रेखा है जो मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही कर्क रेखा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा के कारण ही मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है और इस 14 जिलों से होकर गुजरती है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तापमान में अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है। एक होता है दोस्तों दैनिक तापांतर, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और एक होता है सर्वाधिक तापांतर। दो अलग अलग क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तापमान किस महीने का होता है और एक होता है दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर का मतलब होता है दिन रात के ताप में अंतर। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक तापांतर, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक ताप, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि प्रदेश का सर्वाधिक तापमान मई माह में और सबसे कम तापमान जनवरी में होता है। लेकिन दोस्तों यदि दैनिक तापांतर की बात करें कि दिन और रात के तापमान में अंतर, तो ये मार्च माह में पाया जाता है। याद रखेंगे, यदि सर्वाधिक आंसर आता है तो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाए तो मई आंसर करेंगे और दैनिक तापांतर पूछा जाए तो मार्च आंसर करेंगे। सबसे कम ताप पूछा जाए तो जनवरी आंसर करेंगे। शीत ऋतु का प्रारंभ पूछा जाए तो मध्य अक्टूबर करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये वर्षा भी मैंने कवर कराई है मेंस के हिसाब से। कृषि, जलवायु, प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन, ये मैंने विद आंसर राइटिंग आपको कृषि, जलवायु, प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। मध्य प्रदेश में कृषि, जलवायु, प्रदेश 11 भागों में बटे हुए हैं, याद भी कराया था एक एक करके। दोस्तों यहाँ पर वर्षा को 4 भागों में बांटा गया है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश में इन 4 भागों में वर्षा को बांटा गया और इनको पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर अटेंड करें। सही सुमेलित कीजिए। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक गर्मी। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाधिक गर्मी की, पहले तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है दोस्तों कहाँ पड़ती है, तो गंजबासौदा में पड़ती है। ये हम बिल्कुल जानते हैं कि सर्वाधिक जो गर्मी है वो कहाँ पर पड़ती है, तो गंजबासौदा में पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो बिल्कुल सही है, भिंड में होती है। तो आप इससे ही आंसर लगा सकते हैं अनुमान कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कि न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो भिंड में होती है। सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, तो शिवपुरी, मुरैना में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा भिंड में होती है, हम जानते 55 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक गर्मी गंजबासौदा में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान और सर्वाधिक ठंड कहाँ पर, शिवपुरी और मुरैना में। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दलों का पुनः ये गरम दल और नरम दल है, गरम दल और नरम है, ये नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया था। हम जानते हैं कि 1907 के सूरत अधिवेशन में को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट क्यों, क्योंकि यहाँ पर गरम दल और नरम दल जो है वो अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग हो गए थे। रास बिहारी बोस ने फिर सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों ये दोनों गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किससे संबंधित है, इससे संबंधित कौन है, HSRA से संबंधित कौन है। HSRA वर्ष 1928, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में वर्ष 1924 में। जल्दी से आंसर दो, अब तो इतनी हिंट दे दी मैंने। दोस्तों जब यहाँ पर देखिए कि सचिंद्र सान्याल साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद सचिंद्र सान्याल के प्रयासों से ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में की गई थी। लेकिन जैसे ही इसमें भगत सिंह आकर जुड़ जाते हैं वर्ष 1928 में, तो इसका नाम क्या हो जाता है? सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वर्ष 1928। याद रखेंगे दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान में क्या हुई थी, इसकी बैठक हुई थी जब HSRA हो गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? अपनी जो सर की उपाधि थी, इनको सर की उपाधि मिली थी और सर की उपाधि जो है वो इन्होंने त्याग दी थी। तेज बहादुर सप्रू थे, आशुतोष मुखर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे या सैयद अहमद खान थे? कौन थे दोस्तों वह व्यक्ति? और मुझे आप सभी बाद में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही निकले हैं। और अभी आप जो आंसर कर रहे हैं वो भी मैं आपको देख रही हूँ कि आप कितने आंसर जो है वो सही कर रहे हैं, है ना। तो देखिए बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही क्या कर दी थी? अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। दक्षिण अफ्रीका 2018 का क्वेश्चन है ये कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दोस्तों यदि आपने गांधीवादी युग की क्लास नहीं देखी है स्पेशल क्लास पर, तो गांधीवादी युग की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले यदि बात करते हैं एक लेखक के तौर पर, गांधी जी की पहला जो पत्र था या पहली जो बुक थी वो क्या थी? लंदन गाइडेड। क्या थी? गांधी जी के एक लेखक के तौर पर पहली बुक लंदन गाइडेड। जबकि साउथ अफ्रीका में दोस्तों गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था वर्ष 1896 से। नेक्स्ट बात करते हैं अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई। हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली जाती थी। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जगजीवन राम या विनोबा भावे? जल्दी से आंसर करें दोस्तों। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या थे? इसके संस्थापक थे, हरिजन संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन ने, रोलेक्ट ने या डायर ने, जनरल डायर ने, REH डायर ने या कर्जन वाइली ने? जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में दोस्तों 13 अप्रैल की बात थी। 13 अप्रैल 1919 को मैंने गांधीवादी युग में ये पूरा कवर कराया हुआ है बहुत डिटेल में। सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, इनकी योजनाएं कौन कौन सी इनके प्रारूप में प्रस्तुत थी, प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, कहाँ प्रस्तुत हुआ, कहाँ पारित हुआ, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। असहयोग आंदोलन, तो ये सब आप लेक्चर देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। जलियांवाला बाग में दोस्तों अब बिल्कुल सही है, लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया था जनरल डायर को। और जनरल डायर ने ही क्या किया था? अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जब ये रिपोर्ट आती है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें मात्र 379 लोगों की मृत्यु दिखाई जाती है, तब गांधी जी इस रिपोर्ट को कहते हैं पन्ने दर पन्ने लीपा पोती है। ये क्या है? पन्ने दर पन्ने लीपा पोती है। और इस प्रकार से दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में एक अलग से आयोग का गठन किया जाता है जो इस हत्याकांड की जांच करता है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना। पॉलिटी के MCQs अलग से मैंने 5 पॉलिटी MCQs कराए हैं और बहुत ही डिटेल में इनको कवर कराया। मतलब एक MCQs में मैंने 5 क्वेश्चन अलग से बताए हुए हैं। तो आप सोचिए कि मैंने जो आपको 100 क्वेश्चन कम से कम प्रोवाइड कराए, 100 से 150 क्वेश्चन आपको जो प्रोवाइड कराए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्ष 1966 में लाल बहादुर प्रशासनिक संस्थान की स्थापना हुई थी। 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकेडमी रखा गया। 2001 में इसका नाम पूर्व मुख्य सचिव
नरोन्ना के नाम पर, पीवी नरोन्ना जी के नाम पर इसका जो नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी पड़ गया 2001 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर जाके क्या करना है, हमें ट्रेनिंग लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में सदन के नेता नहीं रहे। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में सदन के नेता, हम जानते हैं कि सदन का नेता प्रायः मुख्यमंत्री ही होता है ना। सदन का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति ऐसे भी थे, कैलाश चंद्र जोशी, अर्जुन सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी या गोविंद नारायण सिंह में से, जो क्या रहे हैं, सदन के नेता नहीं रहे हैं। कोड जरूर याद रखें दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए, वैशाली 10, और इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, कि यदि हम बात करते हैं गोविंद नारायण सिंह की, जो मध्य प्रदेश की चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री थे, और इस समय इनके कार्यकाल के दौरान विजया राजे सिंधिया क्या थी, सदन की नेता थी। ये आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन, तो राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सदन में बहुमत दल का नेता। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, तब मुख्यमंत्री कौन था। ये आपदा प्रबंधन के लेक्चर में आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जिसमें चक्रवात, सुनामी, बाढ़, फुकुशिमा डाइची, है ना, इलाहाबाद कुंभ भगदड़ के बारे में, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, चारनोबिल परमाणु संयंत्र के बारे में मैंने इसको बहुत डिटेल में कवर कराया आपदा प्रबंधन को, कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल के दौरान भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। वॉरेन एंडरसन इसका सीईओ था। ये देखिए सिमोन नाम से कंपनी बना दी थी, जिसका क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। वॉरेन एंडरसन क्या था, सीईओ था। और ये आपको याद रखना है। फिर कमीशन बना था इसकी जांच के लिए। नेक्स्ट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। दोस्तों फूलन देवी बहुत इंपॉर्टेंट, फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किसके काल में किया था, अर्जुन सिंह के, मोतीलाल वोरा के, कैलाश जोशी के, या सुंदर लाल पटवा के। जल्दी से आंसर दें। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कब किया, किसके शासनकाल में, कौन थी ये फूलन देवी। 22 लोगों को एक साथ मारा था। दोस्तों फूलन देवी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के पुरवा गांव में इनका जन्म हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में इनके साथ रेप की घटना हुई। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ही क्या किया कि देखिए अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ही एक लाइन में 22 लोगों को खड़ा करके इन्होंने लगातार गोली मार दी, 22 लोगों को गोली मार दी। और इस प्रकार से उन्होंने जैसे ही अपनी अपमान का बदला ले लिया, और जब फिर उन्होंने खुद ही क्या किया कि आत्मसमर्पण किया, और इन्हें ही बेडिट क्वीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके नाम पर क्या बनी है, मूवी भी बनी है इनके नाम पर, जो बेंडिट क्वीन वर्ष 1994 में, और इंडियाज बेडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी, ये माला सेन ने ये बुक भी लिखी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बाद में सांसद भी रही थी ये। नेक्स्ट है कि तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध, याद आ रहा होगा, बहुत कुछ याद आ रहा होगा। तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध वर्ष 1790-1792। पहला आंग्लो मैसूर युद्ध वर्ष 1767 से लेकर 69 तक, 1769 तक याद आ रहा होगा। इसमें आपको हैदर अली याद आ रहे होंगे, इनके पापा, टीपू सुल्तान के पापा। फिर 1780 से लेकर 1784 तक दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध। तीसरा 1790 से लेकर 92, और चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध वर्ष 1799 में लॉर्ड वेलेज अली के काल में, जहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों पहले यदि हम बात करें तीसरा युद्ध, तो तीसरे युद्ध को समाप्त किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। पहले युद्ध को मैसूर की संधि के तहत समाप्त किया गया, दूसरे युद्ध को मंगलोर की संधि के तहत, तीसरे युद्ध को श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान खुद समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों भारत में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये किसके द्वारा लागू किया गया है, किसने लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे इंपॉर्टेंट आंसर दोस्तों डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा,
डलहौजी ही लेकर आए थे व्यपगत का सिद्धांत। आपने सुना ही होगा व्यपगत का सिद्धांत। उत्तराधिकार निषेध अधिनियम लेकर भी आए थे ये व्यपगत का सिद्धांत, साथ ही साथ कि यतीम जो गोद लिया हुआ बेटा है वो उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा। सिख गुरु, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किसके द्वारा लिखी गई थी गुरु नानक की जीवनी? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल सही गुरु अर्जुन देव के द्वारा। देखिए 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही क्या लिखी गई थी? तो ये आपको याद रखना है कि अर्जुन देव ने ही गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी, है ना। जिन्हें क्या किया था? जहांगीर ने लास्ट में फांसी दे दी थी। किसकी? आप खुसरो की सहायता कर रहे हो। तो 8 बजे दोस्तों कला और संस्कृति, 10 बजे टेक्नोलॉजी, 4 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन के लिए बिल्कुल 8989920864 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड जरूर याद रखें, वैशाली 10। इसी के साथ दोस्तों मिलती है कल हम लाइव क्लास के साथ। कल हम मिलते हैं दोस्तों, लाइव क्लास के साथ मिलते हैं और यहाँ पर पढ़ते रहें। धन्यवाद।